नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। कल हमने पढ़ा था खनिज तत्वों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में मानव स्वास्थ्य के बारे में। तो दोस्तों, हमारे स्वास्थ्य में सबसे बड़ी भूमिका होती है जल की। हम दूषित जल पी रहे हैं तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, और हम सही स्वच्छ जल पी रहे हैं तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो इसमें जल की मुख्य भूमिका रहती है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि एक पीने योग्य पानी के क्या गुण होने चाहिए और दूषित पानी के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम पहले देखते हैं पीने योग्य पानी के गुण। क्या गुण होने चाहिए एक पीने योग्य पानी में। पीने योग्य पानी में जैसे आँखों से दिखने वाले जो कण हैं और वनस्पति है वो नहीं होनी चाहिए, और जो हानि पहुंचाने वाले हैं सूक्ष्म जीव है वो नहीं होने चाहिए। और जल का पीएच मान हमेशा संतुलित होना चाहिए। जल का पीएच मान होता है साथियों 7, वो हमेशा संतुलित होना चाहिए। और जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए। ये एक स्वच्छ जल के गुण होते हैं। यदि ये गुण जल में है तो उससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और यह सबसे मुख्य भूमिका रहती है हमारे स्वास्थ्य में, वो रहती है जल की। किसकी रहती है साथियों? जल की वो क्या है? मुख्य भूमिका रहती है हमारे स्वास्थ्य में। तो हमने इनके गुणों के बारे में अभी देखा है। तो दोस्तों, पीने योग्य जल के गुण होने चाहिए, जो ये होने चाहिए। पहला गुण उसमें होना चाहिए गुण, जल में आँखों से दिखने वाले कण वनस्पति नहीं होनी चाहिए। और दूसरा जो गुण है वो है जल का पीएच मान क्या होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। और तीसरा गुण है जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई होनी चाहिए। ये जल के गुण हैं दोस्तों, आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा। और जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। तो दोस्तों, जल का पीएच मान होता है 7, और पीने योग्य जल के ये है गुण। अब हम बात करेंगे कि एक दूषित जल पीने से मानव स्वास्थ्य पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मानव द्वारा जो दूषित जल पिया जाता है उसे कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं शरीर में, जैसे पोलियो है, हेपेटाइटिस है, पीलिया है, हैजा है, टाइफाइड है। और ये निम्न रोग है जो उत्पन्न हो सकते हैं दूषित जल ग्रहण करने से। तो साथियों, ये है पीने योग्य जल के गुण। और अब हम पढ़ेंगे दूषित जल के दुष्प्रभाव। अब हम बात करते हैं दूषित जल के दुष्प्रभाव के बारे में। जल में अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव रहते हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करने पर हमें रोगग्रस्त कर सकते हैं, हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकते हैं। उन सूक्ष्म जीवों में है विषाणु है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, कृमि है आदि है। ये सूक्ष्म जीव है जो हमारे शरीर में प्रवेश करने पर हमें बीमार कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं इन रोगों के बारे में। तो यदि सूक्ष्म जीव विषाणु अगर हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उसके कारण पोलियो और पीलिया नामक रोग हो जाता है। और जीवाणु यदि हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उसके कारण हैजा, टाइफाइड आदि रोग हो जाते हैं। और कृमि, जो सूक्ष्म जीव है कृमि, वो अगर यदि हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उससे बाला या नारू रोग उत्पन्न हो जाता है। और साथियों, बाला या नारू रोग का रोगजनक का नाम है ये ड्रैकनकुलस मैंडिनेंसिस। ये है रोगजनक। ये रोगजनक का नाम है साथियों, ड्रैकनकुलस मैंडिनेंसिस। इसी कारण होता है बालू या नारा रोग उत्पन्न हो जाता है। तो ये है एक दूषित जल पीने से हमारे शरीर में ये निम्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और जो प्रोटोजोआ है, सूक्ष्म जीव है प्रोटोजोआ, उसके कारण अमीबिया पेचिस नामक रोग हो जाता है। साथियों, जो सूक्ष्म जीव कृमि है इसके द्वारा बालू या नारा रोग होता है। यह राजस्थान में एक गंभीर समस्या थी, गंभीर बीमारी थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि सन 2000 के बाद इसका एक भी रोगी हमारे राजस्थान में नहीं पाया गया है। साथियों, इससे बचने के लिए, बालू या नारा रोग से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पानी को छानकर, शुद्ध कर उबाल कर, ठंडा करके पीना चाहिए। और ये जो प्रदूषण है इसकी रोकथाम
करनी चाहिए, जिससे कि इस रोग से बचा जा सकता है। तो एक बार एग्ज़ाम में पूछ लिया था कि इसके ये बाला या नारू रोग है, रोगजनक है, इससे बचने के उपाय क्या क्या है। तो इससे बचने के उपाय है, सीधा सिंपल उपाय है इसके कि प्रदूषित पानी है, जो दूषित पानी है उसको पहले तो गर्म करें, फिर उसको ठंडा करके पीना चाहिए। और जो प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रयास करने चाहिए, रोकथाम करनी चाहिए, तो उससे क्या है कि इस रोग से बचा जा सकता है। तो ये था बालू या नारा रोग। इसके रोगजनक का नाम है ड्रैकनकुलस मैंडिनेंसिस। हमने पढ़ लिया है, पीने योग्य जल के गुण पढ़ लिए हैं, दूषित जल के दुष्प्रभाव पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, मोटापा। मोटापा क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए मोटापा क्या है। मोटापा हमारे शरीर में जो अत्यधिक वसा का जमाव होता है, तो वही मोटापा है। जैसे हमारे शरीर में जो अत्यधिक वसा है, फैट है, उसका जमाव होता है, तो उससे मोटापा उत्पन्न होता है। तो मोटापा की जो परिभाषा है वो है कि शरीर में अत्यधिक वसा का जमाव मोटापा कहलाता है। शरीर में अत्यधिक वसा का जमाव क्या कहलाता है, मोटापा कहलाता है। तो मोटापा मनुष्य के शरीर में भार व लंबाई का अनुपात, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स BMI क्या है कि भार व लंबाई का अनुपात है। जब 30 किग्रा/मीटर स्क्वायर से अधिक हो जाता है, तब व्यक्ति मोटापे से ग्रसित मान लिया जाता है। ये BMI के अनुसार, भार व लंबाई के अनुपात के अनुसार। तो BMI की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है एग्ज़ाम में। तो BMI की फुल फॉर्म याद रखनी है हमें, बॉडी BODY, बॉडी मास इंडेक्स। इसकी फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स BMI की। तो ये क्या कहता है, BMI कब मोटा मान लिया जाता है व्यक्ति को, जब भार व लंबाई का अनुपात 30 किग्रा/मीटर स्क्वायर से अधिक हो जाता है, तब व्यक्ति को क्या मान लिया जाता है, मोटा मान लिया जाता है। तो कितना ज़्यादा होना चाहिए, कितने से, भार व लंबाई का अनुपात 30 किग्रा/मीटर स्क्वायर। यदि इससे अधिक है तो क्या मान लिया जाएगा, व्यक्ति को मोटा मान लिया जाएगा। तो ये है मोटापा की परिभाषा है। शरीर में अत्यधिक वसा का जमाव ही मोटापा कहलाता है। और जो मोटापा को नापता है वो भार व लंबाई में नापती है। भार व लंबाई का अनुपात यदि 30 किग्रा/मीटर स्क्वायर से अधिक है तो उस व्यक्ति को क्या मान लिया जाता है, मोटा मान लिया जाता है। तो ये है मोटापा। BMI पूछ लिया जाता है। BMI की फुल फॉर्म बॉडी मास इंडेक्स है। इससे मोटापा नापा जाता है। अगली हम बात करें, यह है मोटापा। अगला हम पढ़े तो अगला आता है रक्तचाप। अब रक्तचाप के बारे में हम पढ़ेंगे। रक्तचाप के बारे में हम पढ़ेंगे कि रक्तचाप क्या है। रक्तचाप है ब्लड प्रेशर, जिसे हम बोलते हैं BP, सामान्य भाषा में BP बोलते हैं, इसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर क्या है, जब रक्त वाहिनी है उसमें बहता हुआ रक्त है, रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाला गया दबाव रक्तचाप कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसको समझते हैं कि रक्तचाप क्या है। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, जो ये धमनी है, धमनियों में जो बहता हुआ ये ब्लड है, इसके द्वारा धमनियों के सिरों पर जो दबाव बनाया जाता है
उसे हम रक्तचाप कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कि रक्त वाहिनी है ये, इसको धमनी भी बोलते हैं। इसमें जो रक्त बह रहा है उसके द्वारा जो रक्त वाहिनियों पर दबाव बनाया जाता है, इसे हम रक्तचाप कहते हैं या ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो इसको मापने के लिए एक यंत्र का उपयोग किया जाता है। उस यंत्र का नाम है रक्तचाप मापी। उसे बोलते हैं रक्तचाप मापी या स्फिग्मोमेनोमीटर। ये भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि रक्तचाप को मापने वाले यंत्र का नाम बताइए। तो रक्तचाप को मापने वाले यंत्र रक्तचाप मापी या स्फिग्मोमेनोमीटर है। रक्तचाप सामान्य जो व्यक्ति है, वयस्क व्यक्ति है, एक स्वस्थ नौजवान व्यक्ति है, उसका रक्तचाप 120 से 80 से 120 यानी कि मिनिमम तो होना चाहिए 80 और मैक्सिमम 120 के बीच में रहना चाहिए। तो ये एक स्वस्थ जवान व्यक्ति का रक्तचाप है, ये इसके बीच में होना ही चाहिए 120/80 mmHg। इतना रक्तचाप सामान्य व्यक्ति में होना चाहिए, तभी वह स्वस्थ माना जाता है। अब रक्तचाप भी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है उच्च रक्तचाप और एक होता है निम्न रक्तचाप। तो हम उच्च रक्तचाप की बात करते हैं कि जो उच्च रक्तचाप है वो क्या है। पहले हम निम्न की बात करते हैं। तो वह दाब इसकी डेफिनेशन है, वह दाब जिससे धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह कम होने के लक्षण या संकेत दिखाई देते हैं। यानी कि जो धमनी है इसमें यदि रक्त कम बहेगा तो वो हो गया निम्न रक्तचाप। कौन सा रक्तचाप? निम्न रक्तचाप। जिससे क्या है कि जो शरीर के महत्वपूर्ण अंग है, मस्तिष्क है, हृदय है, वहाँ तक उचित मात्रा में ऑक्सीजन या ब्लड नहीं पहुँच पाता है, जिससे वह स्थायी रूप से भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, काम करना बंद कर सकते हैं। तो इसका निदान आवश्यक है। यदि हम बात करें उच्च रक्तचाप की, उच्च रक्तचाप क्या है कि धमनियों में अधिक दबाव बन जाता है। कभी कभी धमनियों में क्या है कि अधिक दबाव बन जाता है रक्त के द्वारा, तो एक प्रेशर से निकलता है रक्त, क्या है प्रेशर से बहता है, तेज़ गति से बहता है, तो उसे ही हम कहते हैं उच्च रक्तचाप। तो ये किसके कारण होता है? सामान्यतः इसका कारण देखें तो हम ये चिंता के कारण, कई बार क्रोध के कारण, ईर्ष्या भावना, भ्रम, तो इनके कारण भी हो सकता है। और कई बार क्या है कि भोजन खाने से, जैसे मैदे से बने खाद्य पदार्थ, चीनी, मसाले, तेल, घी, अचार, मिठाइयाँ, मांस, चाय, सिगरेट, शराब के सेवन से भी हो सकता है। और जो बिल्कुल आराम ही करता है, जैसे श्रमहीन व्यक्ति है, व्यायाम का अभाव है, तो उससे भी उच्च रक्तचाप की समस्या बन सकती है। तो हमेशा व्यायाम तो करते ही रहना चाहिए यदि शरीर को स्वस्थ रखना है। तो करो योग रहो निरोग, एक कहावत भी है। तो यह इसका निदान है। तो ऐसे मरीजों को क्या करना चाहिए जो उच्च रक्तचाप के शिकार होते हैं। तो उच्च रक्तचाप जिनमें उत्पन्न होता है, उन्हें पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए। पोटेशियम युक्त भोजन की अगर हम बात करें तो उनमें है ताज़े फल है, और डिब्बे में बंद सामग्री का प्रयोग बंद करना चाहिए बिल्कुल। भोजन में कैल्शियम की मात्रा लेनी चाहिए, दूध लेना चाहिए, मैग्नीशियम की मात्रा भी संतुलित करनी चाहिए। तो रेशेयुक्त पदार्थ है उसे भी खूब खाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से, और नियमित तौर पर व्यायाम भी करना चाहिए, और पैदल या दौड़ करनी चाहिए। दौड़ तो क्या, पैदल चलना चाहिए खूब तेज़, लगातार 30 मिनट कितने भी पैदल चलना चाहिए। और लेकिन इसमें सर्वोत्तम है व्यायाम या योग, ध्यान, प्राणायाम रोज़ करना चाहिए, जिससे हम क्या है कि उच्च रक्तचाप से बच सकते हैं। तो ये थे इसके उपाय। तो हमने पढ़ा था अभी उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप के बारे में। हमने पढ़ा था
उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप के बारे में हमने पढ़ा था कि कई बार क्या है कि रक्त द्वारा धमनियों पर अधिक दबाव बना दिया जाता है, जिसके कारण क्या है उच्च रक्तचाप की समस्या आ जाती है। और निम्न रक्तचाप क्या है? निम्न रक्तचाप क्या है कि निम्न रक्तचाप है जिसमें धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह कम होने लगता है, मतलब बिल्कुल ही रक्त कम बहने लगता है इन धमनियों में, वह दाब जिसके कारण धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह कम होने लगता है। लक्षणीय संकेत दिखाई देते हैं, जिससे क्या है कि मस्तिष्क या हृदय तक रक्त या ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है पर्याप्त मात्रा में, जिससे हमारे शरीर के अंग है जो महत्वपूर्ण अंग है वो काम करना बंद कर देते हैं और या वे हमेशा के लिए ही क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो ये था निम्न रक्तचाप और ये उच्च रक्तचाप। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे हमारे हैं नशीले पदार्थ, जिनकी हम बात करेंगे। अब साथियों नशीले पदार्थों की बात करते हैं। नशीले पदार्थ, कई बार व्यक्ति क्या है कि वो सोचता है कि नशा करने से आनंद उत्पन्न होगा, तो वो इसी भ्रम के कारण नशीले पदार्थों का उपयोग धीरे धीरे शुरू कर देता है, नशीले पदार्थों का उपयोग, और उसे धीरे धीरे इस चीज़ की लत लग जाती है और वह उससे भी अधिक नशीले पदार्थों का उपयोग करने लगता है। और प्रत्येक नशीला पदार्थ जो है मानव शरीर पर कुप्रभाव ही डालता है, यानी कि शरीर को बीमार ही करता है, उसे स्थायी रूप से रोगी भी बना देता है। तो हम ऐसे ही कुछ प्रचलित नशीले पदार्थों के बारे में जो समाज में प्रचलित है उनके बारे में बात करेंगे और उनके जो कुप्रभाव है शरीर पर उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आज के युवाओं में ये नशे की बहुत बुरी लत है। युवा सोचते हैं कि इससे नशा करने से, या युवा बच्चे महिला सभी इसका आजकल प्रयोग करते हैं। वो सोचते हैं कि इससे आनंद की प्राप्ति होगी, वो इसी दृष्टि से नशीले पदार्थों का सेवन चालू कर देते हैं, लेकिन उन्हें धीरे धीरे इसकी लत लग जाती है और वह इससे भी अधिक नशीले पदार्थों का सेवन करना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका जो शरीर है स्थायी रूप से रोगी हो जाता है। समाज में प्रचलित कुछ नशीले पदार्थ है, जिसमें से प्रमुख नशीला पदार्थ है गुटखा। ये प्रचलित है आज के समय में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर जगह ये उपलब्ध होता है। और ये किससे बनता है, इसके बनने का तरीका देखते हैं। पहले ये बनता है, इसके बनने में उपयोग किया जाता है सुपारी के टुकड़ों का, कत्थे का, चूने का, संश्लेषित खुशबू, धातुओं के वर्क आदि पदार्थों के मिश्रण से गुटखे को तैयार किया जाता है। और इसमें तम्बाकू भी डाला जाता है। तो तम्बाकू से तो ये नशीला होगा, तो इसमें तम्बाकू भी डाला जाता है। और पाउच की संस्कृति के प्रचार के कारण क्या है कि गुटखा हर गांव हर गली तक उपलब्ध होता है और इसका प्रयोग खुलकर प्रयोग करते हैं। महिलाएं, बच्चे सभी इसका खुलकर प्रयोग करते हैं। गुटखा क्या है कि हमें आर्थिक हानि के साथ साथ शारीरिक नुकसान भी करता है। इससे जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है, जबड़ा ठीक से खुल नहीं पाता है। ऐसे में एक रोग के कारण होता है, यह सब जबड़ा टाइट हो जाता है। उस रोग का नाम है सम्ब्यूकस फाइब्रोसिस। ये पूछ लिया था, एग्जाम में भी पूछता है कि गुटखा खाने से कौन सा रोग होता है। अधिकतर बच्चे कैंसर लिखते हैं, लेकिन कैंसर नहीं लिखना है। गुटखे की अगर पूछे तो गुटखा खाने से रोग होता है, वो होता है सम्ब्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। तो गुटखा बनाने में क्या क्या लगता है? गुटखा बनाने में लगता है सुपारी के टुकड़े, कत्था लगता है, चूना लगता है, संश्लेषित खुशबू। अब क्या करते हैं कि आकर्षित करने के लिए खुशबू का भी प्रयोग करते हैं, जिससे अच्छी खुशबू आए।
और अधिक से अधिक इसका प्रयोग कर सके। धातुओं के वर्क का भी प्रयोग किया जाता है। धातुओं के वर्क, तंबाकू, इन सब का प्रयोग करके गुटखे को तैयार किया जाता है। क्या क्या डालते हैं? सुपारी के टुकड़े, कत्था, चूना, संश्लेषित खुशबू, धातुओं के वर्क और तंबाकू, इन सबको किस में डाला जाता है? गुटखे में डाला जाता है और गुटखा तैयार किया जाता है। अब गुटखा खाने से क्या होता है कि जबड़े टाइट हो जाते हैं, बिल्कुल मांसपेशियां जबड़ों की कठोर हो जाती है, ये सब किसके कारण होता है? एक रोग के कारण होता है। उस रोग का नाम है सबम्यूकस फाइब्रोसिस। सबम्यूकस फाइब्रोसिस। तो एग्जाम में पूछे गुटखा खाने से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो इस रोग का नाम है सबम्यूकस फाइब्रोसिस। अधिकतर बच्चे कैंसर लिखते हैं, लेकिन कैंसर इसका राइट आंसर नहीं है। कैंसर भी होता है इससे, लेकिन कैंसर जन क्या है कि संश्लेषित पदार्थों के उपयोग से कई कैंसर जन भी हो सकते हैं, लेकिन वो जबड़ा नहीं खुलता है, कठोर हो जाता है, मुंह नहीं खुलता है, वो इसी रोग के कारण होता है। उस रोग का नाम है सबम्यूकस फाइब्रोसिस। नशीले के पदार्थों के बारे में पढ़ा था कि जो आनंद की दृष्टि से या आनंद के भ्रम की दृष्टि से कई लोग हैं विभिन्न प्रकार के नशे करते हैं, नशों के पदार्थों का उपयोग करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वह इन पदार्थों की आदत पड़ जाती है उन्हें, और अधिक नशीले पदार्थों का उपयोग करने लगते हैं, जिससे उनके शरीर पर वो कुप्रभाव डालता है और उन्हें स्थायी रोगी भी बना देता है। तो उसमें से हमने पढ़ा था एक जो समाज में प्रचलित प्रमुख नशीले पदार्थ है, उनमें हमने गुटखा पढ़ा था। गुटखे में जो गुटखा किससे निर्माण होता है? गुटखे का निर्माण सुपारी के टुकड़ों से, कत्था, चूना, संश्लेषित खुशबू, धातुओं के वर्क, तंबाकू आदि को मिलाकर गुटखे को तैयार किया जाता है। और गुटखा क्या है कि आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है, हर गांव हर गली तक ये उपलब्ध है। महिलाएं बच्चे भी इसका खुलकर प्रयोग करते हैं। और गुटखे के प्रयोग से क्या होता है? आर्थिक नुकसान भी होता है, आर्थिक हानि भी होती है, और इससे मुंह के जबड़े कठोर हो जाते हैं, मुंह की मांसपेशियां कठोर हो जाती है, जिससे मुंह पूरी तरह से खुल नहीं पाता है। और यह किस एक रोग के कारण होता है? उस रोग का नाम है सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ये एग्जाम में पूछ लिया था, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। वो पूछता है कि गुटखा खाने से कौन सा रोग होता है, तो गुटखा खाने से सबम्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। लेकिन बहुत से बच्चे कैंसर लिखते हैं, लेकिन कैंसर इसका सही आंसर नहीं है, इसका सही आंसर है सबम्यूकस फाइब्रोसिस। तो आगे हम पढ़ेंगे तंबाकू के बारे में, मदिरे के बारे में, अफीम के बारे में, अन्य नशीले पदार्थों के बारे में हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये अभी नया चैनल है, तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हम और भी अच्छे तरीके से वीडियो बनाएं और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करते हैं और अच्छे से समझा सके आगे भी। तो इसी के साथ ही धन्यवाद मित्रों।